नमस्कार साथियों। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ईरान का कंपैरिजन खुद ईरान से करेंगे। दैट इज़ क्या आज के समय का ईरान 60 साल पहले के ईरान से अलग है क्या? और अगर वो अलग है तो हू वाज़ द मेन पर्सन जो इस ट्रांज़िशन का कारण है? और क्या अलग-अलग सोशल या इकोनॉमिक कॉजेज़ थे जिसकी वजह से ये ट्रांज़िशन हुआ? जैसे आज के समय में ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव, आइसोलेटेड, फंडामेंटल इस्लाम को प्रमोट करने वाला जो कंट्री है वो है। इसके अलावा वहाँ पर इतने ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते हैं। महिलाएँ जो हैं वहाँ पर बुर्का पहनती हैं। वहाँ पर क्लोथिंग राइट्स नहीं हैं मतलब स्ट्रिक्ट कोड है या स्ट्रिक्ट ड्रेसिंग कोड है वहाँ पर। व्हेयर एज़ आज से 60 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फीमेल्स जो थे वो वेस्टर्नाइज़्ड आउटफिट पहनते थे। उनको बहुत सारे राइट्स, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिज़नेसेस, राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़, ये सारे अलग-अलग राइट्स दिए जाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आज के समय में लोग आगे फैलाते हैं और ईरान के बारे में एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो कि कहीं न कहीं लोग वाजिब मानते हैं बेस्ड ऑन द वेस्टर्नाइज़्ड आइडियल्स। लेकिन इसके अलावा भी जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही आज से 60 साल पहले ईरान के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम रिचनेस था। बहुत कम लोग जो थे वो रिच थे एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गरीब था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई था, वहाँ पर मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। जो डिक्टेटरशिप है, मोनार्कियल डिक्टेटरशिप वो बहुत ज़्यादा था। तो आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो ईरान के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ तो दी जाती है जिसके अंदर लोग अच्छे से जीवन जी सकें। मतलब वो बेसिक लिविंग कंडीशंस जो कि 60 साल पहले नहीं दिए जाते थे। तो ईरान सही मायने में हम ईरान को एक पैराडॉक्स बोल सकते हैं, 60 साल पहले का ईरान और आज का ईरान। और पैराडॉक्स इसमें भी होगा कि लिविंग कंडीशंस में अलग है और रिलिजियस कंडीशंस में अलग है। और इस पर्टिकुलर बदलाव का मेन कारण कौन था? 1979 में किया गया एक पर्टिकुलर इरानियन रेवोल्यूशन जिसके मेन लीडर थे अयतोल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। क्या ऐसे बदलाव किए गए थे बाय दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी और क्या कारण थे इस पर्टिकुलर बदलाव के, ये हम जानेंगे आज। अब यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ की बात करें, देखिए कॉजेज़ के लिए मैंने एक सेपरेट सेशन भी बनाया हुआ है दैट इज़ ऑन ईरान एंड इज़राइल और क्या कारण थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसी के अंदर आपको कॉजेज़ के बारे में भी समझ आ जाएगा कि 1979 के इरानियन रिवॉल्यूशन का मेन कॉज़ क्या थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताता हूँ दैट इज़ सबसे पहला कॉज़ था दैट इज़ मोहम्मद मोसद्देक। ये वो पर्सनैलिटी थे कि सबसे पहले ईरान का जो ऑयल था ना उसके ऊपर मेजर कंट्रोल था ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम है उसका। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने ऑयल को नेशनलाइज़ करने की बात की क्योंकि ईरान अपने ऑयल से जब वो ईरान ऑयल बेचता है तो वो पैसा ईरान के पास ही रहना चाहिए, ना कि ब्रिटिश कंपनीज़ को जाए। सो ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रिटिशरों को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई और ब्रिटिशरों ने क्या किया, वहाँ पर सीआईए के साथ मिलके जो वहाँ पर शाह हैं, ठीक है? दैट इज़ मोहम्मद पहलवी रेज़ा शाह मतलब वो लास्ट मोनार्क थे ईरान के, उनको सपोर्ट करके यहाँ पर कूप करवाया गया एंड शाह जब सीआईए और जो यूके की गवर्नमेंट है उसके मदद से जब वो वापस से शाह बन जाते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो थोड़े वेस्टर्नाइज़्ड लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। एंड जब वो वेस्टर्नाइज़्ड लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस और करीब होते हैं, तो उनके आइडियल्स को वो कहीं न कहीं ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एंड उसी का एक सबसे मेजर इम्पैक्ट था द व्हाइट रेवोल्यूशन। इस व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ क्या किया गया कि महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दिए गए, पार्टिसिपेशन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के अधिकार दिए गए, ठीक है? वेस्टर्नाइज़्ड आउटफिट है या वेस्टर्नाइज़्ड कल्चर है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ पर प्रमोट किया द शाह ने, जो लास्ट मोनार्क थे ईरान के। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी के अंदर क्या किया जा रहा था कि डेवलपमेंट तो हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहे थे, यहाँ पर एजुकेशन भी बढ़ रहा था, मतलब 10 मिलियन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर एजुकेट किए गए एंड ऑल दैट चीज़ें हो रही थी। उसके साथ-साथ जब एजुकेशन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ़ कुछ ही सेक्शंस में हो रहा था, व्हेरेas दूसरे सेक्शंस में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसके वजह से लोगों के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो कुछ एक सेक्शन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फंडामेंटल इस्लाम का या ऑर्थोडॉक्स जो शरिया को प्रमोट कर रहा था एंड जो इस्लामिक फेथ के अंदर बिलीव कर रहा था क्योंकि जो ईरान के अंदर इस्लामिक लोग रहते हैं वो शिया हैं एंड इनका ये मानना था कि जो प्रॉफिट के मेन वंशज हैं वो आगे आने वाले समय में वो जन्म लेंगे और हमें बस उस पर्टिकुलर टाइम तक रुकना है कि वो जन्म ले और एक खिलाफत एक खालीफेट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करें दैट इज ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर परिवर्तित करें। सो दैट वाज द मेजर आइडियोलॉजी ऑफ द क्लेरिक्स मतलब जो वहाँ पर इस्लामिक जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ये मेन आइडियोलॉजी था। सो इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि ये व्यक्ति शाह जो हैं वो इतने ज़्यादा वेस्टर्नाइज़्ड हो रहे हैं। तो वेस्टर्नाइज़ हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ईरान का जो कल्चरल आइडियोलॉजी है वो कहीं न कहीं बैक ट्रैक पे जा रहा है। तो ये कल्चरल डिवाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि
दिस पर्सन अयतोल्ला रुहुल्लाह खोमेनी ये वहां पर राइज होते हैं। मतलब ये 1950s के जमाने से ही ये कहीं ना कहीं ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो लाया गया था उसके खिलाफ ये काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी करवाए थे एंड कई बार इनको जेल में भी डाला गया। उस पर्टिकुलर टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, इवन ही वाज द पर्सन जिसने इनको बोल दिया था कि भाई तुम अपने प्रोटेस्ट की चीजें कम करो, अगर ज्यादा करोगे तो जेल में डाल देंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। सो बट तो भी ये व्यक्ति रुके नहीं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। सो फाइनली वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, ईरान के, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे इनसे एंड इनको यहाँ से पुलिस वालों ने एस्कॉर्ट किया इनके घर से। इनको वो जो तेहरान है वहां के एयरपोर्ट पे लेके गए और वहां से इनको भेज दिया टर्की। और इनको बोला कि भाई तुम एग्जाइल पे हो, तुम देश निकाला तुम्हारा किया जा रहा है। ये अपने देश से बेदखल होने के बावजूद भी ये वहां पर जाने के बाद अपने देश को नहीं भूले थे। मीन्स दिस पर्सन ही वाज एक्चुअली रीडिंग द न्यूज की क्या चीजें हो रही है, कैसे जो इस्लाम का जो परिवर्तन किया जा रहा है, वेस्टर्नाइज्ड कैसे हो रहा है ईरान, तो ये सारी चीजें इनको वो गवारा नहीं थी। सो वहां पर ये टर्की में थे, देन उसके बाद ये इराक गए, देन फ्रांस गए। तो ये जो इतना टेन्योर था 14 ईयर्स का, 14 ईयर्स में क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। 14 ईयर्स के टेन्योर में इन्होंने बाहर, देश के बाहर रह के ही इन्होंने पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया। वहां से अपने मैसेजेस को ईरान के अंदर भेजा ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं इनके मैसेजेस को लोगों तक फैलाएं। अब इनका जो इंपॉर्टेंस है ना, मैं इतना एम्फोसाइज इन पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ही वाज दैट पर्टिकुलर लीडर जो 80 से 100 सालों के ईरान के हिस्ट्री में जो पीसफुली इनकी मृत्यु हुई थी। इनको किसी ने मारा नहीं, क्योंकि इनके पहले जो भी लोग थे सबको किसी ना किसी ने तो भी मारा था, ठीक है, या तो असैसिनेट या तो वो कैसे भी मरे, बट ही वाज द पर्सन जो ऐसे हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम हिज डेथ, यहाँ पर जब इनका डेथ हुआ तो ये सारे जो इवेंट्स थे ना वो लाइव कैमरा पे कैप्चर हुए। वो कौन से इवेंट्स थे कि हजारों की, लाखों की, करोड़ों की भीड़ इनके पर्टिकुलर पार्थिव शरीर के साथ जब उनको दफनाने लेके जाया जा रहा था, तो वो लाखों का जुलूस इनके साथ चल रहा था। जब इनके बॉडी को दफनाया जा रहा था, बड़े बड़े कंटेनर्स उसके अगल बगल लगाने पड़े ताकि बॉडी को दफनाया जा सके। और कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 माले टॉल बिल्डिंग जैसा वो कंटेनर को लगाया गया ताकि अच्छे से दफनाया जा सके। सो दैट वाज हिज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान। मतलब लोग यहाँ पर इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे अयतोल्ला रुहुल्लाह से। अब ये इनके साथ क्या हुआ कि इनको जब एग्जाइल में भेज दिया गया, उस पर्टिकुलर टाइम पर इनके स्पीचेस ईरान के अंदर फैलाए जा रहे थे, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ फैलाए जा रहे थे और लोगों के अंदर इतना ज्यादा उबाल था। अब वो उबाल ना ही सिर्फ कल्चर के वजह से था बट ऑल्सो पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही थी कि जो शाह हैं, वो शाह के पास कितने ज्यादा पैसे हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए हैं उनके पास, हजारों करोड़ रुपए हैं उनके पास, 11 से 12 पैलेसेस हैं, कभी ये पैलेस में कभी वो पैलेस में। तो देश के अंदर एक जगह पे गरीबी इतनी ज्यादा है और एक जगह पर शाह इतना लैविशली जी रहे हैं। ऐसा करके प्रोजेक्ट किया गया बाय दीज पीपल, ठीक है, बाय अयतोल्ला। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर और ज्यादा आक्रोश है। तो बाय द टाइम ऑफ 1978 क्या हो गया ना कि इस पर्टिकुलर टाइम तक लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। अब ईरान के पास, ये शाह के पास उसकी खुद की आर्मी थी और आर्मी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 1979 क्या हो गया, जनवरी 1979 में फिर शाह को पता चल गया कि अब उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं बचा है ईरान के अंदर। सो ही इज गोइंग टू थिंक दैट अब वो यहाँ से चले जाएगा। सो जैसे ही शाह यहाँ से निकल जाता है ईरान से, वैसे ही 14 साल के वनवास के बाद अयतोल्ला रुहुल्लाह खोमेनी वापस से ईरान आते हैं। वो उस पर्टिकुलर टाइम पर फ्रांस में रह रहे थे एंड फ्रांस के प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से, दैट इज एयर फ्रांस से, वो यहाँ पर आते हैं। एंड जो एयर फ्रांस का एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव है वो इनका हाथ पकड़ के इनको बाहर लाता है। आप इनको देख सकते हैं। अब ये इतने ज्यादा शॉक थे कि इतनी हजारों की भीड़ एयरपोर्ट पे तेहरान में खड़ी है इनका स्वागत करने के लिए। अब यहां से इनको लेके जाने वाले थे गाड़ी के अंदर, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इनको हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करा गया कि भाई हेलीकॉप्टर से आप जाइए क्योंकि भीड़ में गाड़ी नहीं जा सकती। सो लोग यहां पर इनके ना होने के बावजूद भी लोगों के अंदर इनके प्रति जो प्रेम है वो इतना ज्यादा था कि लोग बस इनकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे। सो जैसे ही ये ईरान के अंदर आते हैं, शाह ऑलरेडी जा चुके रहते हैं। सो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इनके फॉलोअर्स थे और ये थे, इनको पता था कि शाह का रूल खत्म होने ही वाला है, बस वो कब खत्म होगा इसका एक कंफर्मेशन चाहिए था। सो दे न्यू दैट द शाह रूल वाज गोइंग टू गेट ओवर। सो इसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी चीजें पहले से ही जो है वो बनानी थी ताकि जब शाह का रूल खत्म हो तो ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ला पाए और उस तरीके से ईरान को ये गवर्न कर पाए। सो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, शाह तो भाग जाते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं भागते हैं। हाउएवर ये वहां पर जाने के बाद इन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वहां पर प्रोजेक्ट किया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी थे पहले, उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी कर्फ्यू लागू कर दिया, लेकिन इन्होंने बोला कर्फ्यू मत मानो कोई भी, और वही चीज को पूरे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया एंड लोग यहाँ पर सड़क पर उतर आए।
प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को बोला कि इन लोगों को 1979 में लोगों को वापस से शांत करो, लेकिन आर्मी ने इस पर्टिकुलर टाइम पर बोल दिया कि हम न्यूट्रल रहने वाले हैं। सो बेसिकली आर्मी न्यूट्रल हो गई एंड बस गवर्नमेंट एंड अयतोल्ला रह गए, एंड अयतोल्ला का पीछे करोड़ों की जो ईरान की पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर थी। इस पर्टिकुलर टाइम पर फिर अयतोल्ला मेन गवर्नमेंट में आते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज जस्ट रिलीजियस लीडर, और जो इनके फॉलोअर्स थे इनको उनको लग रहा था कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में ये आए। एंड जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर ये लोगों से बोलते हैं कि जो ईरान है, ईरान को हमें करना है इनटू द इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है? क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ हो चुका था। सो जैसे ही ये इस और 98% लोगों ने यहाँ पर हाँ बोला कि हमें इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना है। सो जैसे ही ये इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करते हैं, ये आगे आने वाले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक बदलाव करते हैं। दैट इज़ जो प्राइम मिनिस्टर और जो पूरा पॉलिटिकल हायरार्की है, उससे ऊपर भी एक हायरार्की है, दैट इज़ गोइंग टू बी द सुप्रीम लीडर, एंड सुप्रीम लीडर के पोज़ीशन पर ये बैठते हैं, एंड सुप्रीम लीडर के पास ही सारे पावर्स होते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स, आर्मी एंड एवरीथिंग। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि इन्होंने अपने राज को और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर करने के लिए ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है? आईआरजी, जो ईरान के होते हैं, एंड क्योंकि आर्मी तो अलग है, आर्मी बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही थी, लेकिन इनकी जो आईआरजी है, जो इन्होंने फॉर्म अप किया था, वो इनके लोगों का था, जो इनके फॉलोअर्स थे वो लोग थे। अब इनको क्या करना था कि वेस्टर्नाइज्ड आउटफिट से, वेस्टर्नाइज्ड कंट्री से इनको इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना था। तो इसके लिए जब इन्होंने महिलाओं के ड्रेसिंग राइट्स के ऊपर इन्होंने आपत्ति जताई, जो लर्नेड सेक्शन था उनके खिलाफ आपत्ति जताई, ठीक है? शरिया को प्रमोट करने की बात करी, सो बहुत सारे ऐसे लिबरल जो ग्रुप था वो इनके खिलाफ जुलूस में खड़ा हो गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर तो आर्मी न्यूट्रल है। सो यहाँ पर क्या किया गया कि इन्होंने अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की मदद से यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग को प्रमोट करने की कोशिश करी, और आगे आने वाले 7 से 8 सालों में इन्होंने ईरान के अंदर अपना दबदबा बना के रखा, ताकि ईरान के अंदर परिवर्तन लाया जा सके, लिबरल एंड वेस्टर्नाइज्ड कल्चर टू अ इस्लामिक कल्चर, ऐसा इनका मानना था। सो आगे आने वाले 10 सालों में इन्होंने यही काम किया, जिसके तहत ईरान के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिला। और आज के भी समय में ईरान को हम उसी नज़रिए से देखते हैं कि ईरान के अंदर इस पर्टिकुलर तरीके की चीज़ें आज चल रही है, जो कि 60 साल पहले से बहुत ज़्यादा अलग है। तो बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने यही ट्रांज़िशन की बात करी कि किस तरीके से ट्रांज़िशन किया जाता है इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के अंदर, ईरान के हिस्ट्री के अंदर। सो 45 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब आपने ये चीज़ कमेंट करके मेरे को बताना है कि क्या आज के समय में जो ईरान है, क्या वो सही कंडीशन में है कंपेयर्ड टू द 60 इयर्स फ्रॉम नाउ? ठीक है? सो ये कंपैरिज़न का आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, इट विल बी ओनली दिस मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग।